नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और मेरे साथ आज रितेश जैन सर हैं, कनाडा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और हमने जून के पहले हफ्ते में एक प्रॉमिस लिया था उनसे। उस प्रॉमिस के तहत आज है वो प्रॉमिस आगे हम डिकोड करेंगे, क्योंकि दुनिया भर में इस बीच काफी कुछ चेंज हुआ है मैक्रो पिक्चर में। आप जापान में देखिए, यूएस में देखिए, इवन इंडिया में देखिए, तो बहुत सारी तस्वीर बदल गई है। टैरिफ के फ्रंट पे इंडिया में बहुत कुछ हुआ है, गोल्ड सिल्वर में बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जय रितेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहले तो मुझे मोटा मोटा ये समझाइए कि इस समय मैक्रो पिक्चर है कैसी। देखिए, मैक्रो पिक्चर जो इस समय मुझे भी लग रहा था, एक्चुअली 3 महीने पहले मैं भी आपको बता सकता हूँ कि थोड़े रिसेशन के चांसेस लग रहे थे यूएस में। बट द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग जो एआई और एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है इज सिंपली माइंड बॉगलिंग। ऐसी हो रही है कि आपको पता है यूएस इज अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। मतलब वो इकोनॉमी कंज्यूम करती है और पूरी दुनिया सिर्फ प्रोड्यूस करती है। 70% ऑफ द यूएस जीडीपी कहाँ से आता था? कंजम्पशन से आता था। पहली बार लाइफ में हुआ है कि उनका जो जीडीपी आया है एआई से वाज मोर देन कंजम्पशन। अगर एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से समझ लो उनका जीडीपी नहीं होता था, तो उनका जीडीपी लास्ट क्वार्टर का नेगेटिव होता था। तो ये बहुत बड़ा चेंज जो आपको अपने सामने दिखाई दे रहा है। हम उस चीज पे नहीं जाएंगे कि एआई के फायदे हैं कि नहीं है, वो हमें टाइम के बाद पता चलेगा। राइट। और उस पर बात करने का फायदा आज नहीं है, क्योंकि वो इन द फ्यूचर है, कहीं एक प्रॉमिस है। लेकिन स्पेंडिंग तो प्रेजेंट में है। और आपको पता है जीडीपी इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग। राइट। इनिशियल स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है तो इतनी जल्दी जीडीपी क्यों आ जाता है? तो कहीं भी जब स्पेंडिंग होती है ना, तो उसी समय जीडीपी क्रिएट हो जाता है। तो यूएस में इस समय जो जीडीपी क्रिएट हो रहा है, चाहे एक कंपनी दूसरी कंपनी के चिप्स खरीद रही हो, चाहे उसको पैसा दे रही हो, लेकिन उससे एक जीडीपी क्रिएट हो रहा है। तो इसकी वजह से जो उनका एक रिसेशन की जो बात कर रहे थे हम लोग, स्लो डाउन की बात कर रहे थे, वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है ना, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और पिछले 4 दिन के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है 3 जगह पे। फ्रांस में उनके प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिजाइन करा है। यस। दो पहले रिजाइन कर चुके हैं। और जो पहले वाले थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि हमारी हालत इतनी खराब है कि हमें आईएमएफ लोन के लिए जाना पड़ेगा। आपको याद है 1993 में हम लोग आईएमएफ लोन के लिए गए थे, सोना हम लोगों ने गिरवी रखा था अपना, करेक्ट? तो वो फोटोज आज भी दिमाग में है मेरे। मैंने जब वो फोटोज देखी थी उस समय की, तो आज मुझे वो कि हाउ द टाइम्स चेंज, कि फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन करते समय बोला। लोग रिजाइन करके या रिजाइन करते समय सच बताते हैं ना, उससे पहले जब पावर में होते तो सभी कभी नहीं बताते। तो उन्होंने बोला कि हमारे चांसेस हैं कि वी हैव टू गो फॉर आईएमएफ बेल आउट। फिर जापान में ओवर द वीकेंड उनके यहाँ नए प्राइम मिनिस्टर की रेस थी, और जो नए प्राइम मिनिस्टर बनी है, दिस इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। और एक टाइम पे शिंजो आबे होते थे 2013 तक, एंड ही वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स केम, बट शिंजो आबे ने एक चीज करी थी, 3 एरोज, मतलब बहुत ज्यादा स्पेंडिंग की बात करी थी उन्होंने। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट नीचे रखना, स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करना। तो ये जो लेटेस्ट जो उनकी प्राइम मिनिस्टर आई है, वो भी एग्जैक्टली सेम सोचती है कि वी शुड इन्फ्लेट अवे आवर डेट, we should get out of the debt, we should be against immigration। वो भी हुआ। चेकोस्लोवाकिया में भी नए प्राइम मिनिस्टर आए, वो भी आप मान लीजिए कि ट्रम्प वहां पर भी वापस आ गए, उनकी भी सेम थिंकिंग प्रोसेस है। तो आप अपने सामने क्या देख रहे हो कि हम लोग सब वरिड हो रहे हैं कि यार ये एक्सपेंशन बहुत ज्यादा चल गया है, एक्सपेंशन कम हो जाना चाहिए था, बट एआई ने वो एक्सपेंशन आपका एक्सटेंड कर दिया है। जो शुरू में पैसा यूएस छोड़ के यूरोप गया था, अब वो पैसा वापस धीरे धीरे यूएस में आया। ये मैं भी अभी मान के चलता हूँ कि मैंने भी बोला था पैसा यूएस छोड़ के दुनिया में जाएगा, बट वो यूएस में पैसा खिंच के वापस एआई बबल में आ गया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज हो रही है अंडर द सरफेस। अब ये एआई कंपनीज इतनी बड़ी हो गई हैं कि अभी एक दूसरे को खाने लगी है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, मैं आपसे पूछूंगा मैक्स 7, आप बोलोगे यार क्या बड़ी चीज है, इट हैज डिलीवर्ड द मैक्सिमम रिटर्न, और 60-70% of this year's return is from Max 7 and all, right? Apple year to date return is 0.
Yes. Amazon year-to-date return is 0. Meta's returns from February is 0. Interesting. So what you are seeing is कि ये कंपनी, क्योंकि इनकी ग्रोथ या इनकी मार्केट कैप कुछ कंट्रीज के जीडीपी से भी बड़ी हो गई है, तो आप बड़े तो हो गए, आपको रेवेन्यूज चाहिए ना, यू नो, टू शो प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम लोग इतने बड़े ही नहीं है कि आप सबको हम लोग अकोमोडेट कर पाए। तो आपके सामने थोड़ा सो कुछ कंपनीज है जो अंडर परफॉर्म कर रही हैं, तो ये पैसा ना मूव करके एआई से पावर, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अभी सबको समझ में आ गया है कि यार एआई तो बना लेंगे बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अभी आपने वो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लिया होगा, बूम चालू हो गया है। तो हर रोज मुझे ऐसा लगता है कि यार रिसेशन है, कहीं है, कंज्यूमर में है रिसेशन। मुझे वॉलमार्ट में दिख रहा है, मुझे मैकडोनल्ड्स के प्राइसेस में दिख रहा है, बट अभी तक एआई की वजह से वो रिसेशन छुपा हुआ है। ओके। यूएस में और गवर्नमेंट शटडाउन आपने देख लिया होगा, यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन। तो जून में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हुई थी। बिटवीन मार्च एंड जून यूएस का टीजीए बैलेंसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, मैं आपको चार्ट देना भूल गया। टीजीए बैलेंसेस होता है ट्रेजरी जनरल अकाउंट। इट्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मनी विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। आपने मार्च में लिक्विडिटी टाइटनेस देखी होगी इंडिया में, हमेशा बैंकों में लिक्विडिटी टाइटनेस होती थी, और अप्रैल में भर के पैसा सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में आ जाता था, इंटरेस्ट रेट टूट जाते थे। तो गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास अगर रहता था, गवर्नमेंट जो कलेक्ट करता था टैक्सेस और आरबीआई के पास जाता था, तो सिस्टम से बाहर निकल जाता था। जब गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करता था तो आरबीआई से पैसा लेता था और बैंकों में चला जाता था। सेम यूएस में भी सेम ऐसा ही होता है, उसे बोलते हैं ट्रेजरी जनरल अकाउंट। यूएस का ट्रेजरी जनरल अकाउंट जो 200-300 बिलियन डॉलर रह गया था जून में, अभी 800 बिलियन डॉलर हो गया है। तो पिछले 3 महीने में उन्होंने 500 बिलियन डॉलर कलेक्ट कर लिया है अपने ट्रेजरी जनरल अकाउंट में। आप सोचो, उन्होंने 500 बिलियन डॉलर सिस्टम से निकाल लिया है, उसके बावजूद मार्केट इतनी स्ट्रांग है। अब अगर ये पैसा खर्च करने में आया तो ये तो कोई मानकर ही नहीं चल रहा है। सो अपने सामने मैं बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहा हूं, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कुछ कुछ मुझे बता रही है कि नहीं यार, देयर इज सम काइंड ऑफ रिसेशन फियर शुड बी देयर, सम आर टेलिंग मी नहीं, ये स्पेंडिंग आने वाली है। तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन जब तक 3 चीजें नहीं होती हैं, एक्चुअली 2 चीजें नहीं होती हैं, तब तक मैं पोर्टफोलियो पोजीशनिंग चेंज नहीं करूंगा। एक, या तो ऑयल भाग जाए यहां से, या दूसरा, बॉन्ड यील्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्टार्ट्स राइजिंग शार्पली। ओके। इट इज हैपनिंग इन बिट्स एंड पीसेस। इट इज नथिंग कि आप उसे देखकर डर जाओ। जैसे आज जापान का 40 ईयर बॉन्ड यील्ड टच न्यू 52 वीक्स हाई, यूरोप में बॉन्ड्स में सेलिंग आ रही है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। इट्स लाइक समबडी स्टैंडिंग बिहाइंड बाइंग दीज बॉन्ड्स, जो गिरने नहीं दे रहा है। तो जब तक ये सब चीजें मैनेज हो रही है ना, जब तक एज चक प्रिंस ने कभी कुछ बोला था एक बार, you have to dance till the time music lasts and hope you are standing next to the door when the music stops. So I am trying to do something which is not possible. I'm still trying to do the same thing. सर, मैं कुछ इसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, इसमें कुछ भी डॉट कनेक्ट करिए। जैसे एक आपने कहा कि बड़ी एआई कंपनी एक दूसरे को खा रही है। आप ओपन एआई कह रहा है कि हम एएमडी के साथ मल्टी मिलियन डॉलर की डील करेंगे, वो स्टॉक 30% भाग रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारी बिजली खरीदेंगे तो कोई और शेयर भाग रहा है। एक दूसरे के साथ इंटेल में कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो यूएस की आपने बात की, तो मैं भी कल एक डेटा देख रहा था सर, कि वहां उनका जो डेफिसिट है बजट का, इट इज अराउंड 7%। उस 7 में 5% तो केवल इंटरेस्ट पेमेंट है, 2% एक्चुअल में डेफिसिट बढ़ रहा है, जो स्पेंडिंग में जा रहा है, जो हेल्थ केयर में वगैरह। और ये सिचुएशन 2035 तक रहने वाली है, जो डॉट प्लॉट देखा आपने। तो जो आप कह रहे हैं कि वो लगता तो है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, एआई उसको मैनेज कर रहा है या आपस में वो मैनेज हो रहा है। तो ये जो सिनेरियो है, और दूसरा इधर जापान में भी आप देखिए, वो बार बार उनके सेंट्रल गवर्नर कहते हैं कि हम रेट बढ़ाएंगे, लेकिन वो बढ़ा नहीं रहे हैं। तो क्या ये जो बॉन्ड है
और जो गवर्नमेंट के डेट्स हैं, चाहे वो यूएस का डेट हो, चाहे वो जापान वाला हो, ये एक पॉसिबल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कब होगा पता नहीं मुझे। प्रॉब्लम वहीं से आएगी। हम्म, आप देखते हो ना, आप मुझसे कोई मेरे से क्वेश्चन पूछे, नंबर वन क्या है प्रॉब्लम का? प्रॉब्लम कहां से आएगी? प्रॉब्लम आएगी बॉन्ड यील्ड से। दे विल रिवोल्ट। जैसे यस, याद है लिज ट्रस का उन्होंने 3 साल पहले हुआ था और उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी ब्रिटेन में। हाँ, उस दिन ना मूव इंडेक्स बोलते हैं, जो बॉन्ड वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है, वो 150 टच कर गया था। हम्म, वो ऐसा लेवल हो जाता है जिसपे देयर आर नो बिड्स इन द बॉन्ड्स। आप सोचो हम्म, यूके के बॉन्ड में बिड्स ही नहीं थी उस दिन। हम्म, ओके, आज वही मूव इंडेक्स 69 पर है, 52 वीक्स लो। हम्म, देयर इज काम। बॉन्ड मार्केट को ना किसी ने जैसे ना पकड़ के रखा हुआ है बिल्कुल। हम्म, ना मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसमें, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो जाएगी, लेकिन किसी ने ना हम्म, बहुत शांति से एक रिंग फेंस करा हुआ है बॉन्ड डील्स को, कि हम इन बॉन्ड डील्स को बनने नहीं देंगे। हम्म, तो जब तक बॉन्ड डील्स आप बनने नहीं दोगे हम्म, और ये एआई स्पेंडिंग चलती रहेगी, हम्म, और मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स हु आर नॉट बीटिंग देयर बेंचमार्क्स, उनका करियर प्रॉब्लम आ जाता है ना, कि अगर आप बेंचमार्क बीट नहीं कर रहे तो आपको सैलरी किस चीज की मिल रही है? दे विल हैव टू राइट, चेज दिस थिंग इनटू द ईयर एंड। हम्म, आपका कैश जो साइड पर रखा आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, वरना पैसा हम्म, आपके यहां से निकलकर उसके पास चला जाएगा जिसके पास एआई है, या हम्म, जो बीट कर रहा है बेंचमार्क। ये हमेशा का हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा ना रोज सुबह सिर्फ एक ही चीज अपने सामने ध्यान रखता हूँ, बॉन्ड्स एंड ऑयल, बॉन्ड्स एंड ऑयल। जिस दिन हम्म। बॉन्ड्स और ऑयल में वॉलेटिलिटी मुझे दिख गई ज्यादा, उस दिन आई विल स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल बिट कॉशियस। सो सर, फिर इसका ये जैसे बॉन्ड मतलब रेट घट रहा, वहां पे यूएस में रेट कट की बातें चलती है, रेट कट हुआ भी एक बार, लेकिन बॉन्ड यील्ड एकदम स्टैटिक। आप सही करेंगे उसको सर, किसी ने रोक रखा है, ऊपर मत जाना आप, क्योंकि वो गिर तो रही नहीं, ऊपर जाने के लिए कभी भी तैयार हो सकती है वो। अभी मैं आप आपको मुझे छोटा ये सा बताइए। एग्जांपल देता हूँ, ये मतलब ये कहां से है, कोई मुझे जवाब दे उस चीज का। ब्रिटेन इज द थर्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ यूएस ट्रेजरीज फॉर द लास्ट 3 राइट, years। राइट, तुम्हारा खुद का करंट अकाउंट डेफिसिट है, तुम्हारा खुद का गिल्ड खरीदने वाला कोई नहीं है। ये पैसा कौन सा है कि तुम यूएस का बॉन्ड्स खरीद रहे हो? ये ब्रिटेन कैसे खरीद सकता है? सऊदी अरेबिया खरीदेगा मैं समझ सकता हूँ, चाइना खरीदेगा मैं समझ सकता हूँ, इंडिया हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, हमने कर दिया। कौन सा पैसा है भाई ये? कौन खरीदता है तुम्हारे ये बॉन्ड्स? कहां से पैसा, किसको खरीद, किसको जा रहा है ये चीज? तो आप सोच के देखो, ब्रिटेन कैसे खरीद सकता है? मतलब आप किससे क्वेश्चन पूछो, भाई इस कंट्री के पास ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसका करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका खुद के बॉन्ड के लाले पड़े हुए हैं, कि इसने खुद अपना 30 साल के बॉन्ड की जो सप्लाई है कम कर दी है ऑलरेडी, क्योंकि उसको खुद के बॉन्ड के बाहर नहीं मिल रहे। अरे तुम्हारे पास खुद कटोरा लेकर तुम बैठे हो, तुम कैसे फंड कर रहे हो यूएस को? ये कौन सा पैसा है भाई? सो देयर इज कोई समथिंग है गोइंग जो ऑन। घुमा के। वही प्रॉब्लम है ना अभी। अभी केमन आइलैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ यूएस ट्रेजरीज। केमन आइलैंड। यस, अभी केमन आइलैंड आप बोल सकते हो यार, थोड़े हेज फंड्स है वहां पर, हेज फंड्स करते होंगे, क्योंकि हेज फंड्स का ना, मोस्ट हेज फंड्स आर केमन आइलैंड में 0% टैक्स की वजह से दे वुड बी देयर। बट ब्रिटेन, ये कैसे होता है भाई? सो यूएस का डेफिसिट इज राइजिंग, we need more buyers, and suddenly Britain comes out over the last 3 years, अरे हाँ हम खरीदेंगे भाई। ओके, चलो ठीक है। तो सर, ये वाले हम गोल्ड सिल्वर जाओ, उससे पहले एक क्वेश्चन और मेरे मन में, ये बॉन्ड वाला इशू पहले जापान में फटेगा या यूएस में? देखिए मेरे ख्याल नहीं, यूएस में नहीं फटेगा पहले, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मुझसे जापान। पूछोगे कि पहले कहां फटेगा, तो मैं आपको 3 कंट्रीज देता हूं, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जापान। ओके। देखो जो रिजर्व करेंसी होती है ना, उसके पास दूसरों से ज्यादा यू नो लेवरेज वेज होता होते हैं, वेज होते हैं चीजें मैनेज करने के लिए। है। और राइट। रिजर्व करेंसी भी वही होती है जो दूसरों का आर्म ट्विस्ट कर सकती है। जैसे यूरोप का उन्होंने आर्म ट्विस्ट कर दिया, उन्होंने साउथ कोरिया का आर्म ट्विस्ट कर दिया, वो कुछ कर पाए क्या? नहीं कर पाए ना, राइट। तो मैं रिजर्व करेंसी, आप ये मान के चलो कि एक ना, आपने कोर और पेरिफेरी वाली देखे होंगे। इंडिया जब किले बनते थे ना, बहुत सारे किले, तो सबसे अंदर वाले किले में राजा बैठता था। यस। सबसे पहले अंदर वाला किला तो नहीं जाएगा ना, राइट। बाहर वाले किले से ही आपको अंदर आना पड़ेगा।
तो आप बाहर वाले किले मान लो, सबसे पहले है ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, फ्रांस। 2-4 और लगा लो, उसके बाद आता है यूएस। ठीक है। ये वैसे सोचने का हमें। इंटरेस्टिंग। ये लोग जो सुन रहे होंगे वो इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है। एक और क्वेश्चन सर, ऑयल में ये ओनली कमोडिटी मुझे दिख रही है जो पिछले लैग कर रही है। ये जा ही नहीं रही ऊपर, सप्लाई बढ़ा देते हो ओपेक प्लस वाले, या कोई प्रेशर है यूएस से रोक लेते हैं, जो भी व्हाटएवर रीजन। आपको लगता है कि क्रूड में कोई स्पर्ट आ सकता है, कोई उसमें तेजी हो सकती है? सो मेरी व्यू तो है, मेरी व्यू है कि क्रूड इज नाउ वेरी वेरी चीप, और 2 बार ओपेक ने अपनी सप्लाई बढ़ाई है। तो यू ऑलवेज नीड टू सी व्हेन दे मेक सम न्यूज, और उस न्यूज पे मार्केट डज नॉट गिव यू अ नेगेटिव रिएक्शन। राइट। 2 बार ओपेक ने पिछले 1 महीने में सप्लाई बढ़ा दी, बट क्या क्रूड कोलैप्स हुआ? नहीं हुआ ना। दिस इज अ साइन दैट समथिंग इज चेंजिंग। इसको कैचअप करना है बहुत स्लोली, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं है। दूसरा, देर आर नो फ्यूचर्स में द पोजिशनिंग इज वन ऑफ द लाइटेस्ट इन द हिस्ट्री, लाइटर देन व्हेन इट वाज नेगेटिव ऑन क्रूड। रिमेंबर, एक बार नेगेटिव किया था, उससे भी लाइटर है। इट्स लाइक एवरीबॉडी हैज रिटन ऑफ ऑन क्रूड कि इट्स ओवर। ओके। एंड और यही बिल्कुल ऑनेस्टली, परफेक्ट टाइम होता है जब उसको खींच देते हैं। so both oil and natural gas, I have turned bullish almost 2 weeks back, simply because you cannot buy something where you know you are very comfortable. You have to buy something where you have to be uncomfortable. करेक्ट। You know, where nobody is talking about. मेरा भी व्यू क्रूड पे यही है कि उसको कुछ तो समथिंग इज कुकिंग इन क्रूड। इतना आसान नहीं कि सब चल रहे हैं और क्रूड बेचारा वहीं पड़ा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, एक चीज और हो रही है, यूएस का शेल रेवोल्यूशन इज कमिंग टू एन एंड फाइनली। क्यों? क्योंकि उनके ना छोटे अर्थक्वेक्स होने चालू हो गए, उनको ज्यादा वाटर इंजेक्ट करना पड़ता है शेल वेल्स के अंदर। वाटर इंजेक्शन की वजह से you can actually read a paper कि earthquakes have started happening, 3-4 के earthquakes have started happening very regularly around that shale basins, और उनकी टायर 1 एसिड्स भी खत्म हो गई हैं। तो ये तो आपके सामने न्यूज आ गई, करेक्ट? आप भी पढ़ सकते हो चीज। फिर आपने सुना होगा कि वेनेजुएला में अटैक होने वाला है। हाँ। Who has the largest amount of oil reserves in the world? उनके एसेट पे कब्जा कर लेंगे क्या? आप 15 साल पहले गए थे ना इराक में। यस। आपका तेल अगर खत्म होगा तो आपको चाहिए ना तेल चाहिए। ये जो आप बात कर रहे हो वहां से स्मगलर्स की, ड्रग वालों की, कि ड्रग वहां से हमारे यहाँ आता है, भाई 1250 किलोमीटर दूर है वहां से। एक बोट 250 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती है। ओके। तो ये कौन से ड्रग वाले हैं जो आपके साथ बोट में आपके पास आ रहे हैं? और आपके नेवी क्या कर रही है? लार्जेस्ट नोन क्रूड रिजर्व्स आर इन वेनेजुएला। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैक्रो पिक्चर में बॉन्ड की कहानी और क्रूड जो एक बड़ा प्लेयर है, इंटरेस्टिंगली हमने उसको समझा। अब हमने कहा था कि हमने एक प्रॉमिस किया था जून में, वो ये था कि जब हम लोग सिल्वर की बात कर रहे थे, गोल्ड की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि जब 1.5 लाख रुपए किलो चांदी का भाव हो जाएगा तो हम एक शो दोबारा करेंगे। आज वो दिन है जब वो 1,56,000 रुपए में ट्रेड हो रही है इंडिया में, और क्लोज टू $50 वो पहुंच रही, जब हंट ब्रदर्स के जमाने में वो पहुंची थी। तो दोनों डिस्कस करेंगे सर एक एक करके। पहले आप बताइए, गोल्ड पे बात करेंगे या क्रूड पे, सिल्वर पे, जो आप बोले। पहले बात चलिए सिल्वर में करते हैं इस बारे में। पहले सिल्वर में करते हैं इसके। चलिए पहले हम लोग करेंगे सिल्वर पे बात। ये हमारा सिल्वर का चार्ट, ये गोल्ड का, ये गोल्ड का, सिल्वर आपका दूसरा है। सिल्वर वाला ये देखिए, ये चार्ट मैंने आपको पिछली बार दिखा दिया था, करेक्ट? लेकिन एक चीज मैं आपको डेटा आपके सामने रखता हूं। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिल्वर ईटीएफ इज SLV। आप उसको टाइप कर सकते हैं, SLV। उसकी टोटल AUM इज $23 बिलियन। ओके। जून में इट्स AUM वाज $17 बिलियन। ओके, राइट? अगर भाव सेम टू सेम होता था
सिल्वर का बिटवीन जून एंड नाउ, और AUM 17 की 23 बिलियन डॉलर गई होती थी, तो यानी कि 40% से AUM बढ़ गई। करेक्ट, लोगों ने बहुत पैसा डाला है, 6 बिलियन डॉलर डाला है ना। इसी तरीके से तो हम लोग फंड मैनेजमेंट देखते हैं, अरे यार फंड में बहुत पैसा आया। करेक्ट, लेकिन 35% तो सिल्वर ऊपर चला गया है बिटवीन जून एंड सितंबर एंड। राइट, 30 या 35%। तो अगर आप मार्क टू मार्केट गेन्स हटा लो उसमें से, द टोटल इनफ्लो ऑफ इन SLV इज लेस देन $1 बिलियन। अरे रैली आपके सामने हो गई, किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा है। सेम चीज मैं गोल्ड में देख रहा हूं, गोल्ड माइनिंग शेयर्स में देख रहा हूं, लोग बहुत बहुत कर रहे हैं। मतलब मैंने बीच में किसी दिन एक दिन लिखा था, इन क्रूड people are bearish and it is shows in positioning. In precious metals, people are bullish but are not positioned for bull market. Same thing I am seeing. So आप सोच सकते हो कि बात हर कोई कर रहा है। मैं तो SLV देखूंगा, मैं इंडिया के ETF नहीं देखूंगा। इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग मार्केट। राइट, वो SLV ETF में अब तक फ्लो ही नहीं आया है। बिना फ्लो के कोई बुल मार्केट खत्म होती है क्या लाइफ में? लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बुल मार्केट कभी खत्म हुई है क्या? सवाल ही नहीं है। तो पार्टिसिपेट तो करने दो पहले। हैविंग सेड दैट थिंग, एक भाव एक लेवल आ गया जो 2 बार अचीव हुआ था, $50। मेरे दिमाग में था कि 50 एक बार आ जाएगा, उसी से मैंने कोरिलेट करा $87 का। मेरे दिमाग में वेरी क्लियरली था 1,50,000 का सिल्वर आराम से हो जाएगा। हाउ इट over a long term, my view has not changed that it should be between 2 to 3% of the price of gold. That view has not changed. Okay. In the short term, ये चीज आपको, एक बुक है आपको पढ़नी पड़ेगी, रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर, 1920s में जेसी लिवरमोर के बारे में है, कि कोई भी एक एसेट एक होल नंबर के पास आती है ना, इट अट्रैक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, and how it reacts around that whole number is very important. हो सकता है ये 50 जाए and you know there are lot of stop losses, you go to 53 54 and then उसके बाद you collapses. हमने 2 बार देखा ही है ना हिस्ट्री में 50 साल में कि लोग बेवकूफ बने ही है ना 50 पे, और वो भाव आने में 30 साल लग गए। देखा है ना 2 बार, तो तीसरी बार क्यों नहीं हो सकता ऐसा? सब चीजें हो सकती हैं, बट पिछली 2 बार में ये दुनिया में इतना डेट था ही नहीं। यूएस में भी डेट था ही नहीं इतना। यूएस इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा पाया था, और हंट ब्रदर्स ने के समय एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ा दिए थे, गलत काम कर दिया था तो मार्जिन बढ़ा दिए थे। अभी ये ब्रिक्स कंट्री को समझ में आ गया कि यार ये मार्जिन वाले ट्रेडिंग नहीं करने का, फिजिकल डिलीवरी लो, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं खेलने का। तो वियतनाम से लेकर चाइना में द डिलीवरी टाइम इज 3 to 4 weeks मिनिमम फॉर सिल्वर। इवन इंडिया में मैं किसी से बात कर रहा था, काइंड ऑफ बिग ज्वेलर, कहते हैं 10,000 रुपए का प्रीमियम है ओवर MCX। फिर किसी ने मेरे को बताया रे 3% GS, 3% उसमें कुछ ड्यूटी का है, कुछ हो सकता है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ आपको। वो 10,000 रुपए का जो डिफरेंस बोल रहा है, सोच वो हमेशा से वैसे बोलता था, कभी नहीं होता था डिफरेंस, ये हो गया। फिजिकल सिल्वर की सप्लाई हैज नॉट गॉन अप। आपकी कंट्री में सबसे बड़ा कौन है सिल्वर में? वेदांता, हिंदुस्तान जिंक ना। आज उसने प्रेजेंटेशन निकाली है जिसमें उसने 2025 और 2024 में द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन निकाला है इन ऑल द कमोडिटीज व्हिच ही गिव्स टू द एक्सचेंज नॉर्मली। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोई वेदांता पे व्यू नहीं है, मैं ना वेदांता ना हिंदुस्तान जिंक, मतलब आई एम नॉट इनटू दैट बिजनेस एट ऑल। मैं सिर्फ ये देखता रहता हूँ कि यार भाव अगर बढ़ा तो क्या प्रोडक्शन बढ़ी? बढ़नी चाहिए ना, इंसेंटिवाइज होते हो। सिल्वर की प्रोडक्शन ईयर ओवर ईयर इज डाउन। यस, अभी कल आया इनका प्रेजेंटेशन, गिरी है। हिंदुस्तान जिंक का प्रेजेंटेशन है। यस, तो उसमें आपकी प्रोडक्शन गिरी है, भाव है सब 60-70% ईयर ओवर ईयर। आपकी प्रोडक्शन कैसे गिरी है? और ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में सेम चीज हो रही है। गोल्ड में भी सेम हो रहा है, सिल्वर में भी सेम हो रहा है।
यूरेनियम में भी सेम हो रहा है, बड़ी माइंस बोल रही हैं सप्लाई नहीं क्रिएट कर पा रहे हम लोग, और हमने कमिट कर दिया है फ्यूचर के लिए। तो मैं आपके सामने दो चीजें रखता हूं, एक, silver will be 2 to 3% of the price of gold before the end of this bull market, but it will happen only towards the last 3 to 6 months. Okay. आज ही मैं इंटरव्यू सुन रहा था फ्रैंको नेवाडा के चेयरमैन का। दिस इज द गाय, फ्रैंको नेवाडा इज अ रॉयल्टी कंपनी, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके सीईओ ने भी 2-3 इंटरव्यूज दिए। इट्स अ अमेजिंग गाय, दैट गाय इज, उसने $2 मिलियन डाला था, $2 मिलियन उस कंपनी में। आज उससे वो $2 बिलियन ऑलरेडी कमा चुका है। कंपनी का रेवेन्यू है $42 बिलियन एंड 42 एम्प्लॉइज। माय गॉड। तो लोग जानते नहीं है फ्रैंको नेवाडा के बारे में। आप उसका भी इंटरव्यू सुनेंगे तो ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट। जिसने 50 साल से बाजार देखा हो ना, हमें उसके बाद उससे सुनने का राधा दिन मेरे से, क्योंकि मैं भी उनसे ही सीखता हूँ लोगों से, राइट। तो ही इज आल्सो वेरी क्लियर, ऑल्दो उनका गोल्ड का टारगेट इज $17,000, बट दैट इज हिज व्यू, यू कैन रीड इट, मेरी कोई व्यू नहीं है उस बारे में। बट टुवर्ड्स द एंड ही इज आल्सो द सेम व्यू कि जो सबसे ज्यादा जिसे बोलते हैं ना यूफोरिया वाला, हर चीज में आता है ना यूफोरिया, आपने हर एक चीज में देखा होगा यूफोरिया। वो जो यूफोरिया है ना, वो लास्ट 4 से 6 महीने में होता है। अकॉर्डिंग टू हिम, ओवर द नेक्स्ट 2-3 years, सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड बाय अ लॉन्ग मार्जिन, एंड आई बिलीव ओवर द लास्ट 6 months ऑफ दिस बुल मार्केट it can outperform gold with a multiples of gold bull margins. Okay. Having said that thing, there is something known as short term, there is something known as long term. कोई चीज 40% ऊपर गई है तो उसको डाइजेस्ट तो करना चाहिए ना गेन, राइट। आप भी अगर रबर बैंड को खींचते चले जाओ तो स्नैप कर जाएगा ना, और अगर आप धीरे धीरे खींचो, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, लेट इट रिमेन फॉर सम टाइम, देन खींचो ज्यादा, यू आर एबल टू एक्सटेंड इट। That is exactly like any stock which is extended. Anything which is extended. So yes, gold is extended, but you will see 4,000 because whole number. Silver is extended, but you will see $50. Now, there are two scenarios over here. Either it consolidates at 50, 52, 53, 54 for some time, where it digests the gains. You know, digestion, वरना indigestion हो जाती है. It digests the gain. And then you can say नहीं यार, then I will be pretty sure अब ये किसी को सस्ता दोबारा नहीं मिलेगा इस लेवल के नीचे। या फिर it just bounces off to 53, 54, एकदम फास्ट मूव करे and suddenly then collapses by $10-15, $10, which is also possible. So both are scenarios simply because it is at a new number, it is a new high. That is why. So I'll be having a very clear idea of this thing once it crosses $50 and it stays around there for some time. Same thing is true for gold also. Gold, you know, is reaching that whole number. उसका कोई मतलब नहीं है 40% बढ़ गए इस साल, 50% बढ़ गया, अरे यार 40 साल से कहीं नहीं गया था, बढ़ गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? ओके, उस लेवल पे कैसा बिहेव करता है tells you a lot about. And in both the cases of gold and silver, you are reaching the whole numbers. ओके सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे, जो सिल्वर का सिनेरियो आपने एक बताया कि 50 को एक झटके में क्रॉस करके कुछ टाइम स्पेंड करे, उसको डाइजेस्ट करे, या दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि एक झटके में पहुंचा फिर वहां से $10 नीचे आ गया, मतलब कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। फिर तो टूटने में सिल्वर तो आपने देखा ही है ना कि वो तो अगर वो एक झटके में ऊपर जाने के बाद नीचे आया $10, $15, $20 व्हाटएवर, क्या वहां से फिर बाउंस करेगा या फिर वो नीचे ही रहेगा? नहीं, मेरी व्यू है कि the bull market is not over. Bear market is not over. Bull market is for next 3-4 years. But there could be 3-6 months period, it doesn't go anywhere. हमने देखे हैं ना, इस साल भी तो देखा, 3 महीने 6 महीने कहीं नहीं गया, लोगों ने भूल गए लोग। जैसे आज काफी सारी अभी यूरेनियम है, साल भर कहीं नहीं गया, उसके बाद मूव करा तो इट वाज अ 50% मूव। प्लैटिनम पैलेडियम आपने सामने देख रहे हो आप अभी, ओके, क्या मूव हो रही है, कहीं नहीं गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये हर एक एसेट को ना डाइजेस्ट करना पड़ता है गेन, फॉर इट टू हैव अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बुल मार्केट। So if any correction, that will be an opportunity. Those who understand the bull market. Yes, those who believe in this thing. First of all, you have to believe in it. You have to believe कि नहीं यार आगे पैसा प्रिंट होगा ही होगा, नहीं यार value of money will go down, नहीं यार my standard of living is going to go down,
नहीं यार, bonds are the certificate of confiscation. Hmm. And yes, I know why gold is going up. Yes, I know why USD will be the diminished reserve currency. Correct. If you agree with all these statements of mine, Hmm. then it's fine. But if you believe नहीं, यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऊपर चली जाएंगी, यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, फेड कोलैप्स कर देगा इस बुक को, देन यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. मैं नहीं मानता हूं. कल की डेट में व्यू चेंज होगी तो मैं आपसे खुद आकर बोलूंगा चलो आज इंटरव्यू करते हैं, मेरी व्यू चेंज हो गई है. करेक्ट. दैट इज डेटा बैक्ड. आप अपने सामने देख रहे हो, जैसे आज ट्रम्प अगर फिस्कल ऑस्टेरिटी भी करना चाहे तो उन्होंने सडनली फ्रांस में देख लिया गवर्नमेंट गिर गई यार, उसने करने की कोई, पता है आपको पिछली बारी गवर्नमेंट क्यों गिरी फ्रांस की? उसने एक दिन छुट्टी कम करने की बात करी कि एक दिन हम कम काम करेंगे, एक दिन मतलब एक दिन ज्यादा काम करेंगे हम लोग, सिर्फ एक दिन. उसके पीछे गवर्नमेंट गिर गई. सोचो डिस्कशन ही क्या होती है फ्रांस में. जापान में जो आई, आपके सामने वेरी क्लियर है, लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या मांग रहे हैं. तो क्या यूएस में इट्स द सेम, नो, पीपल आर सेम एवरीवेयर. आपको भी जीएसटी में कट देना पड़ा ना, देना पड़ा. यस यस, है कि नहीं? यस. वरना आप बिल्कुल सही कह रहे थे यार, लेट्स बिल्ड अप आवर फिस्कल. मैं पैसा नहीं खर्च करूंगा भाई, इट शुड कम, बट आपको देना पड़ा ना, बिकॉज लोग मांग रहे हैं ये चीज, दुनिया में लोग मांग रहे हैं. और अगर लोग मांग रहे हैं और गवर्नमेंट उसके पीछे चेंज हो रही है, तो क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑस्टेरिटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते. सर रीसेंट एग्जांपल, इंडिया में एक स्टेट में इलेक्शन हो रहा है. हाँ, वहां पे 10,000 रुपए 75 लाख वुमेन के अकाउंट में डाला जा रहा है और 1,000 रुपए अनएम्प्लॉयड यूथ को दिया जा रहा है जी. जबकि लोग मांग रहे हैं, आप मना नहीं कर सकते, वरना गवर्नमेंट चली नहीं. दूसरा दे देगा ना, वही तो होगा. लोकसभा में इलेक्शन में और क्या हुआ? एग्जैक्टली. आप अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रहे, दूसरे वाले ने अपने प्रिंसिपल्स पूरे के पूरे डाइल्यूट कर दिया, और इनफैक्ट यू ऑफर्ड द मून. व्हाट हैपेंड? दैट हैपेंड इन लोकसभा. यू वर स्टैंडिंग फॉर फिस्कल ऑस्टेरिटी टिल लोकसभा इलेक्शन, एंड देन यू रियलाइज यार मैं कितना भी कर लूं कम पड़ता लोगों को फिर भी. रितेश सर, आपने मुझे ना मेरे मन में एक आशा जगा दी है. एक शो हम आपके साथ करना चाहते हैं जो अदर देन दिस गोल्ड सिल्वर मैक्रो पिक्चर होगा, ह्यूमन साइकोलॉजी पे. ये बहुत फूड फॉर थॉट है लोगों के लिए कि जो इस समय की पब्लिक है ना, उसकी अपेक्षा और आकांक्षाओं को अगर आप नहीं पूरा कर रहे हैं तो वो पेन लेने के लिए तैयार नहीं. दे विल चेंज यू. आप मेरे को चाहिए, आई डोंट केयर कि आप कहां से लाके दोगे, कैसे भी लाओगे आप. और ये सोशल मीडिया के जमाने की वजह से हुआ है, और ये सोशल मीडिया के जमाने से हुआ है. तो देन अब आपको देना पड़ेगा. अगर आपको देना पड़ेगा और आप मान के चलो कि नहीं यार दिस इज बेक्ड इनटू द फ्यूचर, लोग ऑस्टेरिटी नहीं लेंगे. ओके, आप नहीं लोगे, आपके बच्चे ऑस्टेरिटी नहीं लेंगे. आपको इंस्टाग्राम की फोटो चाहिए वियतनाम में जाकर या उसकी, ओके, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. कोविड के बाद बूमर्स ने भी सोच लिया यार हमें शायद जीने को ना मिले. तो फिर asset prices have to keep rising for you to vote the same politicians. Yes. Asset prices have to rise. So किसी ने ना बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को भेजा, कहता रितेश टर्किश पोर्टफोलियो इज बैक. पहली बार मेरे को लाइफ में समझ में आया व्हाट इज टर्किश पोर्टफोलियो. टर्किश पोर्टफोलियो इज 50% इक्विटीज, 50% गोल्ड. And he told me this is the future. Earlier it used to be the future only for Turkey. Okay. Today the whole world has become Turkey. Whole world has become Turkey. Interesting sir, इस पे तो करेंगे. अब आते हैं हम लोग गोल्ड पे. Gold is also a very very interesting theme. ये जो पूरा है इसको आप एक्सप्लेन करिए. ये डिटेल में लिखा हुआ है, लोग इसको पढ़ें और आराम से समझें. तो एक छोटी सी चीज, मार्केट वैल्यू ऑफ यूएस ऑफिशियल गोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फॉरेन हेल्ड यूएस ट्रेजरीज. नॉन यूएस फॉरेनर्स कितना यूएस ट्रेजरीज ओन करते हैं, ओके, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड.
एक टाइम पे ये 130% था। ओके। मतलब यूएस के पास इतना गोल्ड था और इतना कम ट्रेजरी फॉरेनर्स के पास था कि लोगों को भरोसा था, और यार इसके पास गोल्ड है और इसने डेट भी नहीं है इसके पास, और ये डेट जो हम लोग ओन कर रहे हैं इट इज बैक्ड बाय गोल्ड। एक टाइम पे 130% था गोल्ड, बैकिंग ऑफ गोल्ड। आज की डेट में ये 10 से 15% है। इनका इनका गोल्ड जो है इतना डाइल्यूट हो गया है, या फॉरेनर्स के पास इतना डेट हो गया कंपेयर टू द गोल्ड दे ओन। करेक्ट। आप किसी कंट्री के बारे में विश्वास रखते हो तो आज यूएस की तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो है नहीं ना। कल की डेट में यूएस डिफॉल्ट करना चाहेगा तो आज हम लोग बात करें ना कि यूएस के पास गोल्ड है, रीवैल्यू कर सकता है, बट वैल्यू तो उसकी कुछ भी नहीं है, $1 ट्रिलियन है। तो पिछले 20 साल में तो इंडेटेड हो गए और दूसरों ने इनका डेट भी ले लिया। तो ल्यूक ग्रोमन का चार्ट है कि अगर इफ दिस मैट्रिक्स हिट 40%, आपने देखा होगा 130% गई है ये मैट्रिक्स। इफ इट हिट्स 40%, gold will be $15,000. बाप रे। If this matrix hit 135% again, all-time high, okay, gold will be $48,000. So there are different ways of you looking at where the gold prices will rise. Franco Nevada chairman believes it will be $17,250 based on M2 money supply. Okay. Luke Groman has done a lot of work on this thing. और मैं इनका सब्सक्राइब भी करता हूं, तो दिस इज बिहाइंड पे वॉल वाला चार्ट है ये। ही इज कम आउट विद दिस मैट्रिक्स कि आज अगर फॉरेनर्स को आपको बोलना है कि मेरे बॉन्ड खरीदो, तो वो फॉरेनर चाहेगा कि सर आपके पास गोल्ड कितनी बैकिंग है। तो ये उस हिसाब से चार्ट उसने जो बनाया उसके हिसाब से यू कैन इजीली रीच एनी प्राइस ऑफ $15,000 to $48,000। नाउ मेरी क्या व्यू है? मेरी व्यू नहीं है। मेरी व्यू है जो मैंने आपको पिछली बार बोला था। मैंने पिछली 2 बुल मार्केट्स देखी हैं गोल्ड में, पढ़ी हैं, सॉरी देखी नहीं है। दोनों में द प्राइस ऑफ गोल्ड वेंट टू 8 to 10 times ऑफ द बॉटम ऑफ दैट प्राइस ऑफ द गोल्ड। 1970s to 80s में $800 गया था, याद है आपको? ओके, नीचे से जब चला था ना तो ऊपर 10 बैगर्स हो गया था, तो $80, 60 या $80 का गोल्ड $800 हो गया था। फिर एक बार दोबारा से, आपको याद है गॉर्डन ब्राउन ने अपना गोल्ड बेचा था 1999 2000 में, अराउंड $200 का गोल्ड था, $200 का गोल्ड था, शायद ऊपर में $1400 चला गया था। 1400, 160, 150, 160 तक जहां तक मेरा ख्याल है, तो 8 टाइम के करीब चला गया था वो। अगर आप नीचे से लगाते हो कि 1045 में 2014-15 के करीब ये बुल मार्केट चालू हुई है, ओके, तो मैं ऊपर 8 टाइम्स लगाऊं तो मेरे ख्याल से $8,000 के करीब का गोल्ड कहीं नहीं गया विद इन नेक्स्ट 3 years। और फिर मैं अगर सिल्वर बैकवर्ड काम करूं आपका, जो हम लोगों ने अभी बात करी है, 2 to 3% ऑफ द प्राइस ऑफ द गोल्ड। So you can put a 2% price of silver to the price of the gold. You can put 3% of the price of silver as the price of the gold. 4 lakhs। देखिए यहां से गोल्ड डबल कर दिया मैंने और सिल्वर डबल कर दिया, 4 lakhs हो गया। 5 साल पहले 30,000 रुपए का सोना था ना, राइट। आज 1,25,000 का है ना सोना। एक टाइम पे मुझे याद है 10 या 12 साल पहले सिल्वर वॉज, चांदी वॉज 7 या 8,000 रुपए किलो। कितना होता है, कितना था? 14-15% एनालाइज्ड हुआ है रिटर्न 2000 से गोल्ड का। व्हाई इज इट सो सरप्राइजिंग फॉर पीपल? यहां से अगर 4,000 का 8,000 भी हो गया 4 साल के अंदर, कंपाउंडिंग कितना हुआ एक्चुअली। तो फिर मतलब क्यों इतना, मतलब व्हाई इज इट दैट पीपल आर गेटिंग सो मच अफ्रेड? अच्छा, छोटी सी चीज, आपको पता है यूएस में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। जैसे दिसंबर 2030 का गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट प्रेजेंट इज $4,600। आप खरीद सकते हो $4,600 पे और आप बेच सकते हो $4,600 पे। लिक्विड नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक इंस्टीट्यूशन उसमें कर सकता है। बस एन इंडिविजुअल यू कैन इजीली डू फ्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज देयर, ऑप्शन चेन इज देयर। अब दिसंबर 2030 का ऑलरेडी है,
$700 एक्चुअली मैं थर्सडे की बात बोल रहा हूँ जब 3900 था गोल्ड, उस समय तो 46 था। जिनको बिलीव नहीं है वो बेच सकते हैं, बेच बेचे सकते जाके हो वहां। ना, जाकर अपना शॉर्ट कर दो, लेकिन ध्यान रखना मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा। अगर ये 10,000 गया ना तो घर से खाया पिया सब निकल जाएगा। सो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर कहीं, प्लीज। हाँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं दैट्स आपके नॉट सामने एन डेटा पॉइंट्स रख रहा हूँ। ऐसा नहीं करके करेक्ट। डेट में कोई करके नीचे लिख दे इसने कि मैंने तो ये कर दिया था, ठीक है। ये सिर्फ ये आपके सामने डेटा पॉइंट्स है कि अगर आपको लगता है कि गोल्ड नहीं है, देखो क्या होता है, एक होता है कंटेंगो और बैकवर्डेशन। नॉर्मली मार्केट कंटेंगो में रहती है कि फ्यूचर प्राइस इज हायर देन द करंट प्राइस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना। तो फ्यूचर प्राइस इज नॉर्मली हायर देन द प्रेजेंट प्राइस ऑफ एनी एसेट normally. But if the asset rises dramatically, then the future prices sometimes can go into discount. Right. If you believe gold has risen dramatically, it is bubble waiting to be burst, you are getting a premium, not a discount to sell. Market believes that the future price is higher than the current price. That's why it is trading there. And if you do not believe, you can go and short over there. The option chain is there from 2026, 27, 28, 29, 30, 31. 5 साल का। ऑब्वियसली हर एक साल का सेम भाव नहीं है, टाइम वैल्यू के हिसाब से है, डिस्काउंटिंग के हिसाब से। तो ये सब आपके सामने है, आप कर सकते हो। सिल्वर ऑलरेडी फ्यूचर्स में $50 to $53 है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो हम लोगों ने एनालिसिस देखा, पहले दोबारा बोल देता हूं सबको कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम लोग कतई नहीं कह रहे कि आप गोल्ड खरीदो, सिल्वर खरीदो, जो आपका मन वो करो। ये बेस्ड ऑन डेटा एंड बेस्ड ऑन रीजनिंग है। ये रीजनिंग है इसके पीछे कि गोल्ड, हम लोग तो फिर भी कह रहे हैं कि $7-8 ही जाएगा, बाकी लोग तो 17,000 और $48,000 तक की बात हो रही है। ग्राफिक आपके सामने है। और अगर मान लीजिए 7-8 हजार तक गोल्ड गया तो उसका 2% ऑफ सिल्वर होगा। दिस इज टू अंडरस्टैंड हाउ कमोडिटीज आर प्लेइंग अप, और उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, बॉन्ड मार्केट की रीजनिंग क्या है, गवर्नमेंट की सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने रखी जा रही हैं। और कोई करेक्शन आता है तो भी ये मानना चाहिए सर कि बुल रन खत्म नहीं हो रहा है, करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बुल रन। देखिए, बुल रन एक चीज में खत्म हो सकता है, मैं वेरी क्लियरली बोलता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, इस बार जो गोल्ड और सिल्वर माइनर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी ना, वो बहुत माइंड बॉगलिंग होगी, क्योंकि इनके सबसे बड़ा इनपुट जो होता है ना, एनर्जी प्राइसेस होते हैं। आपने देखा होगा ऑयल प्राइसेस तो एकदम नीचे रहे हैं, राइट? एनर्जी प्राइसेस आर क्वाइट लो कंपेयर टू, सो प्रॉफिटेबिलिटी गोल्ड माइनर्स की $2,000 पर आउंस होगी इस बार। मतलब एक एक बड़ी बड़ी कंपनी $4-4, $5-5 बिलियन का कैश फ्लो छोड़ेगी इस बार। वो करेगी क्या उसका, वो मुझे देखना है बाद में। सेकंड, आपने अभी, सॉरी, एक चीज और आपने भी मेरे से कुछ बोली कि बुल मार्केट खत्म कैसे होगी। देखिए, बुल मार्केट सेंट्रल बैंकर्स चाहे और गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में खत्म हो सकती है। Where Federal Reserve Bank says, I am raising the rates. They very clearly says, एक हुआ था 1970s में, पॉल वॉकर ने रेस 10% से बढ़ा दिए थे उन्होंने, और उन्होंने गोल्ड बुल मार्केट कोलैप्स कर दी थी। लेकिन ये भी बता दो, उस समय यूएस का डेट टू जीडीपी वाज 30%, तो ही कुड डू दैट थिंग एंड गेट अवे विद इट। टुडे यूएस डेट टू जीडीपी इज 130%। आपने खुद मेरे को बताया इंटरेस्ट पोर्शन कितना है उनका। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ऊपर गया, ठीक है, गोल्ड ठुकेगा, यूएस इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, राइट? बट इट कैन हैपन। आई एम जस्ट सेइंग देयर इज, यू कैन डू इट इफ यू वांट, then you can make sure that the gold bull market is over tomorrow itself by raising the rates. अच्छा सर, एक वो गोल्ड रिवैल्यू करने की बात यूएस में बार-बार उठती रहती है, क्या चांसेस है उसके? बहुत ज्यादा चांसेस है। द थिंग इज कि जब भी एक पब्लिक डोमेन में बात आ जाए ना, इसका मतलब दे आर थिंकिंग। वरना आप बताओ, ब्रिटेन और फ्रांस अगर अब आईएमएफ से लोन लेगा तो आपको शॉक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने डाल दिया कि शायद हमें जरूरत पड़ सकती है, करेक्ट? वरना वो आपको क्यों बताएंगे? वो आपको तब बता रहे हैं क्योंकि बातचीत चल रही है। ये बातचीत चल रही होती है ना, तो वो उन्हें पब्लिक डोमेन में ना एक ट्रायल बैलून करना जरूरी है ताकि लोग शॉक ना हो।
तो मैं ये मानता हूं, जैसे $4,000 पे 8,144 टन, जो आज $42 पे इनकी बुक पर है, $4,000 पे $1 ट्रिलियन can easily be given by Federal Reserve to US Treasury to do whatever they want with $1 trillion. बिकॉज वो करंट वैल्यू होगी, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, करेक्ट, आप गोल्ड को करंट भाव पे वैल्यू कर रहे हो, दैट्स द ओनली थिंग। इन यूएस द गोल्ड इज ओन्ड बाय यूएस ट्रेजरी, प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। इन इंडिया गोल्ड इज ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन रीवैल्यू इट्स गोल्ड एंड गिव एज डिविडेंड, राइट? बट यहां पर यूएस ट्रेजरी की खुद कैन आस्क कि मैं अपना गोल्ड करंट भाव पे वैल्यू कर सकता हूं, और मेरा है, यूएस ट्रेजरी का है वो। तो वो चाहे एक बुक एंट्री करके $1 ट्रिलियन, जो टीजीए अकाउंट की हम लोग बात कर रहे हैं, यू कैन ट्रांसफर $1 ट्रिलियन ऑफ टीजीए अकाउंट, टीजीए मनी, फ्रेशली प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिकली to US Treasury's bank account. You can do it, and it will not be treated as something which is wrong. ऐसा नहीं है कि कल की डेट में आप उसे बोल सकते हैं इन्होंने पैसा प्रिंट करना चालू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ उसको करंट भाव पे वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर उन्होंने कर दिया तो आप ये मान के चल रहे हो कि गोल्ड इज बैक इनटू द सिस्टम, यू आर एक्सेप्टिंग गोल्ड। ओके, अमेरिकन्स हैव नेवर एक्सेप्टेड गोल्ड। वो तो 4 महीने से बात भी कर रहे हैं कि वो गोल्ड का, उनको फोर्ट नॉक्स में मार्च में उन्होंने बातचीत चालू करी थी, चलो यार इसका ऑडिट करते हैं। एलन मस्क ने भी बोला था ऑडिट करते हैं, रैंड पॉल ने भी बोला चलो यार ऑडिट करते हैं। वो कहाँ गया ऑडिट? कहाँ ना आप उसके बारे में जवाब देते हो, ना ये बताते हो कि हुआ क्या, कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता उस ऑडिट के बारे में कि वो गोल्ड है कि नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, मतलब दिखा दो ना यार लोगों को कि गोल्ड है। हम भी देखना चाहते हैं 8,144 टन गोल्ड कैसा दिखता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो नेट सिनेरियो ये बन रहा है कि गोल्ड और सिल्वर की रैली चल रही है, वो चलेगी आगे। क्यों चलेगी उसके बहुत सॉलिड डिफरेंट रीजनिंग्स हैं, रीजंस हैं। और बॉन्ड वाला जो एक मार्केट है उसमें हमने रीइंफोर्स किया कि ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में ज्यादा प्रॉब्लम है रादर देन यूएस के। तो हमें इन देशों पे नजर बनाए रखनी चाहिए कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। इंटरेस्टिंग ये होगा, कोर एंड पेरिफेरी, और उसका इम्पैक्ट फिर इस प्रेशियस मेटल में हमें देखने को मिलेगा। तो अगेन शो खत्म करने से पहले दोबारा बोल दूं कि कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, ये एक थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन है जो आपको सुनना और समझना चाहिए कि देश दुनिया में हो क्या रहा है और ये मेटल क्यों चल रहे हैं। आप जो पहली पूछते रहे तो दिन भर ये क्यों चल रहा है, इसके कुछ आंसर हमने यहाँ देने की कोशिश की है। रितेश सर, बहुत मजा आया बातचीत में, और वो वाले शो के लिए आप मेरे को बता दीजिए कि हम लोग कब करेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी, यूनिट। आई बिलीव मैनेजिंग पीपल इज इकोनॉमिक्स, और जिस तरह से पीपल को मैनेज किया जा रहा है पूरी दुनिया में, वो आपके इकोनॉमिक्स को डायमेंशंस को चेंज कर रही है। We are all sheeps in today's world, all managed by social media. That is the most powerful weapon of United States. I agree. तो फिर हम लोग साथ दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा रही, और जो हमने पहले शो किया था जिसमें रितेश सर ने गेस किया था, वो गेस को हमने अपने शब्द मुंह में बोल दिया था कि 1.5 लाख जाएगा, हमने उसका थंबनेल बना दिया था, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप उस शो को भी देखिए। वहां पे भी वही रीजनिंग समझाई गई थी कि व्हाई दिस मेटल इज रैलिंग सो फास्ट। तो वो इंटरेस्टिंग होगा। रितेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था ये। और अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा सर, जहां पे हम लोग दोबारा से बैठेंगे डिस्कशन के लिए? है मेरे माइंड में कुछ। रितेश सर के माइंड में है और हम लोग उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा थी और बहुत मजा आया इसको हम लोग सुनने में। थैंक यू सो मच।